चलिए ठीक है, तो आज हम बेसिक्स ऑफ अ प्रोनाउन शुरू करेंगे। बेसिक्स ऑफ मतलब इसमें हम पहले प्रोनाउन के बेसिक्स पढ़ लेंगे ऑफ अ प्रोनाउन, फिर कंपटीशन का जो पार्ट है वो बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिक्स ऑफ अ प्रोनाउन देखो, हमने पढ़ा कि जो नाउन होता है, नाउन एक सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट बन सकता है या ऑब्जेक्ट बन सकता है। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब या प्रीपोजिशन का होगा, सब्जेक्ट बनेगा तो ठीक है उसमें से पहले का होगा, या कॉम्प्लीमेंट बन सकता है लिंकिंग वर्ब के बाद। अब जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन जो है देखो, प्रोनाउन का काम क्या होता है? प्रोनाउन जो है ये किसी नाउन की जगह काम करता है। इट एक्ट्स इन प्लेस, इसको ऐसे लिखो, इट स्टैंड्स फॉर अ नाउन, फॉर अ नाउन, फॉर अ नाउन, स्टैंड फॉर। देखो पहले ये जो फ्रेज है इसका मतलब जानो, स्टैंड फॉर। एक्ट फॉर, एक होता है स्पीक फॉर, और एक होता है स्टैंड फॉर। इन तीनों का मतलब रिप्रेजेंट करना होता है, टू रिप्रेजेंट, मतलब किसी को रिप्रेजेंट करना। जब आप किसी को रिप्रेजेंट करते हो एक्शन की तरह, मतलब बाय मींस ऑफ एक्शन। रिप्रेजेंट करने का मतलब कैसे? किसी को लड़ाई हो गई, इसको मार दिया, अब उसकी जगह आपने जाके उसको मार दिया, तो आपने उसको रिप्रेजेंट किया, ये बाय मींस ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है, तो मतलब यू एक्ट फॉर मी। खैर, पाकिस्तानी जो प्लेयर्स होते हैं, अंग्रेजी नहीं आती बोलनी, तो जब मैन ऑफ द मैच मिलता है तो कोच आता है उनकी जगह बात करने के लिए, इंग्लिश कमेंटेटर से जो वहां पे वो करता होता है, तो वो पाकिस्तान कोच पाकिस्तानी प्लेयर को रिप्रेजेंट करता नहीं करता है, तो मतलब वो स्पीक फॉर कर रहा है। स्पीक फॉर मतलब अब किसी को रिप्रेजेंट करना बाय मींस ऑफ स्पीच, बाय मींस ऑफ स्पीच जैसे वो हो गए। फिर आते हैं स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब क्या होता है? किसी के उस पर दूसरा वो करना, खड़ा करना, किसी को रिप्रेजेंट करना बाय मींस ऑफ प्रेजेंट। किसके? जैसे शादी में से आपके घर पे शादी के इनविटेशन आया आपके पापा के लिए, आपके पापा को अर्जेंट काम से कहीं गए हुए थे, तो आपके पापा ने कहा कि आप जा चले जाओ मेरी जगह, तो आपने पापा को रिप्रेजेंट कर दिया बाय मींस ऑफ, मतलब ये स्टैंड है ना, किसी का आधार पर तो वो प्रेजेंस, तो वहां पर आपने पापा की जगह काम किया तो बाय मींस ऑफ प्रेजेंस हो गया। तो प्रोनाउन क्या होता है? इट स्टैंड फॉर अ नाउन, एक नाउन की जगह स्टैंड करता है। अब एक सेंटेंस में नाउन क्या काम करता है? देखो, नाउन या तो सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। जो सारे काम नाउन करता है वही सारे काम प्रोनाउन करता है। प्रोनाउन नाउन की जगह तो यूज होता है, ठीक है, तो नाउन जो काम सारे नाउन करेगा वही प्रोनाउन करेगा, तो मतलब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इट कैन, अब मैं क्या लिखूं? जो प्रोनाउन जितने काम नाउन के होते हैं वही सारे ऐसे करके लिख दिया सब्जेक्ट और क्या। हाँ चलो लिख देता हूं। प्रोनाउन देखो, सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। मतलब ये तीन काम है प्रोनाउन, ये तीन काम है प्रोनाउन के, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बनेगा लिंकिंग वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट बनेगा ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन का, ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन का, कॉम्प्लीमेंट बनेगा लिंकिंग वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद। ये तीन काम है। अब थोड़ा सा हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन डिस्कस करते हैं। क्या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पहले बेसिक्स इसमें डिस्कस कर लेंगे, फिर जो हम कॉम्पिटिशन सिलेबस बाद में डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, अब देखो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देखो हमारा जो पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, फिर आ जाता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले में हम बोलेंगे, फिर रिलेटिव प्रोनाउन,
ठीक है, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन बता वेट कर दिए, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिर एक लिखो एम्फेटिक हो गया, रिलेटिव रिलेटिव लिख दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव, हार्ड हो गया भाई। 8 हो गए, 1 2 3 ये 8 हो गए, अब एक बार लिखना हमारे इसमें इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, एम्फेटिक नहीं लिखा है, एम्फेटिक, ये 9 टाइप्स के हमें प्रोनाउन पढ़ना है, ठीक है, इम्फेटिव एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। तो पहले हम इनका पहले बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर ये प्रोनाउन हमारा 9, आपको तो शायद 1.5 घंटे क्लास हो रही है तो 6 दिन में हो जाएगा, वैसे 9 दिन का चैप्टर होता है, 11 दिन का सॉरी, ठीक है। खैर, तो पहले हम थोड़ा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। पहले हम थोड़ा पर्सनल के बारे में देख लेते हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। देखो, इंग्लिश में जो पर्सन्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। स्पेसिफिक और जनरल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वी और यू होते हैं, मतलब जनरल वी और यू होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक वी और यू तो होते ही हैं, इसके साथ साथ बाकी जो बचे ही, शी, इट, दे, ये भी होते हैं पर्सन। अभी एक के बारे में जानेंगे, ठीक है। मतलब पर्सन 2 टाइप के हो गए, या तो स्पेसिफिक या जनरल। अब देखो फर्दर देखो, एक फिर ये आता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? स्पीकर। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर आई और वी होता है। सेकंड पर्सन हमेशा लिसनर होता है। लिसनर कौन होता है? यू। जो थर्ड पर्सन होता है वो ना जो स्पीकर और लिसनर दोनों नहीं है, जिसके बारे में बात करो। थर्ड पर्सन क्या होता है? टॉक्ड, जिसके बारे में बात करते हैं। तो जितने भी नाउन जो आप सेंटेंस में यूज करते हो वो सब थर्ड पर्सन में होते हैं, नाउन। और उसके साथ साथ देखो ये ही, शी, इट और दे, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। इतना समझ में आ गया? फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर होता है जो कि यू होता है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं जो स्पीकर और लिसनर दोनों ना हो, ठीक है, वो थर्ड पर्सन हो जाता है। जो सेंटेंस में हम नाउन यूज करते हैं, नाउन के रेफरेंसेस देते हैं, वो सब थर्ड पर्सन के होते हैं। जो नाउन होते हैं वो थर्ड पर्सन के रेफरेंसेस होते हैं। इसके साथ साथ ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन। इतना समझ में आ गया? फिर मैंने बात बताई कि देखो पर्सन्स को आप स्पेसिफिक और जनरल 2 तरीके से बता सकते हो। जैसे कि हम अलेक्स हैं, हम चारों लोग, ठीक है। सो एक में लिख दूं ऐसे करके यहाँ पर वी आर अलेक्स, एक ऐसे, और एक में लिख देता हूं यहाँ पर वी आर मॉर्टल। अब आप देखो यहां पर भी आपने वी का यूज किया, यहां भी वी का यूज किया। अच्छा, यहां पर ये जो वी है ये क्या है, और यहां पर वी क्या है? दोनों का वी यूज किया है। ये वाला वी जो है
ये हम स्पीकर अपने लिए यूज कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक है। क्या चीज? स्पेसिफिक। इसमें सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक्सक्लूड हो गए। लेकिन इस वाले वी की बात देखो, मॉर्टल मतलब होता है समवन हु हैज टू डाई। अगर हम बात करें वी आर मॉर्टल, अगर हम इसको स्पेसिफिक माने मतलब फर्स्ट पर्सन का माने, तो मतलब इसमें से सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक्सक्लूड हो जाएंगे, इसमें से सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक्सक्लूड हो जाएंगे। अगर इस वी का मतलब हम सिर्फ स्पीकर मान लें, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि वी आर मॉर्टल, तो मतलब क्या है कि जो सेकंड पर्सन सामने वाला है, जो लिसनर है, वो नहीं मरेगा, और जो थर्ड पर्सन है वो भी नहीं मरेंगे। तो क्या इस वी का मतलब हम ये माने कि जो स्पीकर है वो बोल रहा है? इस वाले वी का मतलब हम ये मान सकते हैं क्या? ऊपर वाले वी का मतलब क्या होगा? ये तो स्पेसिफिक हो गया कि हमने अपने लिए यूज कर लिया। लेकिन नीचे वाले को हम ये मान सकते हैं कि हम अपने लिए यूज कर रहे हैं सिर्फ, मतलब अगर हम इसको स्पेसिफिक मानेंगे तो स्पेसिफिक मानने का मतलब क्या है? इस वी स्पीकर हो जाएगा, स्पीकर्स हो जाएंगे, फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे। तो मतलब ये फर्स्ट पर्सन मॉर्टल से और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मॉर्टल नहीं रहे, वो नहीं मरेंगे। है ना? अगर हम वी को फर्स्ट पर्सन माने, इसमें फर्स्ट पर्सन स्पेसिफिक, तो मतलब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे? तो फिर वो तो मरेंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, मरना फर्स्ट पर्सन को भी होता है, सेकंड पर्सन को भी होता है, थर्ड पर्सन को भी होता है नहीं? तो यहाँ पर वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्या फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, यहाँ पे फर्स्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को भी, और कैसे भाई कैसे करता है? देखो मॉडल तो सभी है, सबको करना होता है। हम भी हैं, फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन लिसनर भी है, और थर्ड पर्सन भी है। पर वी का तो फर्स्ट पर्सन के स्पीकर बोलेगा ना, वी तो स्पीकर के लिए आता है ना। मैंने क्या बताया? ऊपर वाले केस में वी स्पेसिफिक है, फर्स्ट पर्सन वाला है, लेकिन नीचे वाले केस में हमने फर्स्ट पर्सन का तो लिखा है भी, लेकिन ये रिप्रेजेंट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों को कर रहा है, क्योंकि मॉडल फर्स्ट पर्सन ही थोड़ी होते हैं, सेकंड पर्सन वाले भी हो सकते हैं, थर्ड भी। इस बार मारा तुम्हारे लिए। अरे देखो हम सबको मरना है। यहाँ पे हम का मतलब क्या है? वी मतलब क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। वी मतलब फर्स्ट पर्सन हो गया। अगर मैं कहूँ हमें मरना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वाले नहीं मरेंगे। नहीं, हमें मरना है तो हमें तो सेकंड और थर्ड भी आएगा ना। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो मतलब यहाँ पे वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों को रिप्रेजेंट। हाँ, तो उसमें भी तो ऊपर वाले में भी और वी आर अलिक, तो सब लोग अलिक हैं। अभी मतलब यहाँ पे वी को हम क्या माने? स्पेसिफिक माने ना, कुछ पार्टिकुलर है। तो भाई ये सेकंड वाला जो इसमें भी स्पेसिफिक हो सकता है। अगर इसमें वी, अगर इसमें आप वी को स्पेसिफिक मानोगे तो मतलब ये फर्स्ट पर्सन के स्पीकर के लिए यूज हो जाएगा। अगर इसमें आप वी को स्पेसिफिक मानो तो मतलब फिर क्या इसमें सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक्सक्लूड हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ऊपर वाले में तो हो रहे हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक्सक्लूड। यहाँ पर सेकंड, ऊपर वाले में हो रहे हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक्सक्लूड, लेकिन अगर इसमें से सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आप एक्सक्लूड कर दोगे, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो मतलब क्या होगा कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मॉर्टल नहीं है, ये नहीं मरेंगे, सिर्फ फर्स्ट पर्सन मरेंगे। अच्छा, एक्सक्लूड मतलब एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? निकल जाएंगे। तो ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो सबको कर रहा है, सबको कर रहा है। तो ये देखो, ये स्पेसिफिक भी है और ये थर्ड सेकंड जनरल होगा, ये जनरल भी है। सबको कर रहा है, यहाँ सबको कर रहा है, नहीं कर रहा है? देखो भाई जनरल तो वो भी हो सकता है ना। नहीं, वो क्यों हो सकता है? वो सिर्फ इतने लोगों की बात हो रही है। वी ब्रीथ तो सभी मर सकते हैं। इधर देखो, वी इतने लोग हैं, सब मर इधर सकते हैं। देखो, देखो लॉजिक का थोड़ा लॉजिक भी आ रहा है दोनों में। हाँ, वी ब्रीथ एयर, तो हमने वी जो है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर लिखा। अब यहाँ देखो, अगर हम इसका मतलब क्या माने कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन के लोग एयर ब्रीथ करते हैं, सभी करते हैं, तो इसमें सेकंड पर्सन भी तो आ गया, सेकंड भी आ गया, और थर्ड भी आ गया, तो जनरल हो गया। ये क्या हो गया? जनरल हो गया। अब मैं एक लिख दूं ऐसे करके, वी आर हैप्पी, ये स्पेसिफिक हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया। इसमें सिर्फ हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं। हम लोग जितने भी हैं, अरे उठाओ, बड़ा खुश हो गया यार, क्या हम फर्स्ट क्लास पढ़ा दी। टाइम नहीं मिलता होगा भाई। जाके पेपर बनाना है, 2 पेपर 40 नंबर, फिर 2 घंटे की क्लास है। भाई टेस्ट वेस्ट नहीं हो रही है अभी वहाँ पे? अभी हो रहे, तुम्हारा भी होगा। नहीं, जैसे टेस्ट चलते हैं उसमें, टेस्ट सीरीज चलते हैं भाई। हाँ, टेस्ट सीरीज हो रही है, तुम्हारी भी होगी, मैं कर लूंगा। मुझे समझ में आ गई? तो देखो, इस जनरल कौन है? सिर्फ वी और यू, वी और यू स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, जनरल भी हो सकते हैं। क्या ही, शी, इट और दे ये स्पेसिफिक जनरल नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता। ये समझ में आ गया किस तरीके से? जी समझ में आ गया। भाई थोड़ा जो है ना वी वाले में थोड़ा लॉजिक का भी भाई होता है। ही और शी वाला एग्जांपल दिया है। अभी रुको, ही और शी मतलब क्या हो रहा है वो बताऊंगा। लिखेंगे सिंगल, इसमें समझ में आ गया?
पर्सन समझ में आया तुम लोगों को? पर्सन। अब देखो स्पेसिफिक और जनरल दोनों समझ में आ गए, लेकिन ही और शी समझ में ये और ही स्पेसिफिक है वो। ये वाला कपड़ा, समझ आ जाएगा देख लो। ये और ही स्पेसिफिक है वो। ये पर्सन समझ में आए? जी। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि नाउन सब्जेक्टिव केस का होगा, ऑब्जेक्टिव केस का होगा। ये किस पर डिपेंड करता था? नाउन की पोजीशन नाउन पर। की पोजीशन पर। लेकिन प्रोनाउन के साथ ऐसा नहीं है। प्रोनाउन के अपने रेडीमेड केसेस होते हैं। देखो किस तरीके से होते हैं। इसको टेबल को बनाना मेरे साथ। मतलब सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन अलग होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के अलग होते हैं, पजेसिव अलग होते हैं और रिफ्लेक्सिव अलग होते हैं। अलग होते हैं। देखो आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है जी और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? जी। अब पजेसिव में दो चीजें आ जाती हैं, एक डिटरमिनर, यहां मैं दो टेबल बनाऊंगा। देखो एक पजेसिव डिटरमिनर और एक पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। इसका पजेसिव डिटरमिनर माई होता है और पजेसिव प्रोनाउन माई होता है। माई होता है। टेबल बनाओ, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव केस जो हो जाएगा इसका माई सेल्फ हो जाएगा। फिर इसी तरीके से फर्स्ट पर्सन का ये सिंगुलर, ये प्लूरल आ गया। बी जो है सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? अस। पजेसिव डिटरमिनर क्या होगा? डिटरमिनर तो बिना नाउन के नहीं आते ना, डिटरमिनर तो बिना नाउन के नहीं आते। पजेसिव इसका डिटरमिनर हो जाएगा अवर और इसका पजेसिव प्रोनाउन अवर्स। ठीक है, और इसका रिफ्लेक्सिव केस अवर सेल्फ। भाई हाँ एडजेक्टिव्स तो आ सकते हैं ना प्रोनाउन में? हाँ, एडजेक्टिव प्रोनाउन भी आ सकते हैं लेकिन डिटरमिनर नहीं आते। अच्छा ये तो फर्स्ट पर्सन के हो गए। अब सेकंड पर्सन का सिर्फ एक ही होता है, यू। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम रहता है। अगर वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद लिखा होगा तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, पहले लिखा होगा वर्ब से पहले लिखा होगा तो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अच्छा इसका पजेसिव जो डिटरमिनर होता है वो योर होता है और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर्स। क्या चीज? और इसके रिफ्लेक्सिव केस दो होते हैं, योर सेल्फ और योर सेल्फ भी और सेल्फ भी। ऐसे लिख देता हूं, मतलब ये दोनों होते हैं। ठीक है, अगर सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ, प्लूरल होगा तो योर सेल्फ। बात करो तो सब ठीक है, अब आ जाओ। भाई यार बात बदल देना, बस पढ़ लो यार। हाँ यार। आज तो देखो। मगन जोड़िए की बात बातें करते रहते हैं। मैंने कुछ बोला है नहीं। और पढ़िए, दूसरे बच्चों को भी देनी तभी तो हार जाते हैं। ही देखो, ही सब्जेक्टिव केस है, हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। हिज जो है वो इसका पजेसिव डिटरमिनर और पजेसिव प्रोनाउन दोनों है, मतलब हिज पजेसिव डिटरमिनर भी है और पजेसिव प्रोनाउन भी है। ठीक है। अच्छा हिमसेल्फ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव केस मारेगा। फिर आ जाते हैं शी पर। सी क्या है? सब्जेक्टिव केस है। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस इसका हर हो गया। और देखो इसका हर हर होगा इसका भी। और हर से। याद कर रहे हैं यार। ये क्या याद क्या कर मतलब समझ पता नहीं होना चाहिए समझ- बच्चों को बचपन से। अब आ जाते हैं दे पर। क्या चीज? दे। देखो दे सब्जेक्टिव केस है, देयर इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, देयर इसका पजेसिव डिटरमिनर और देयर इसका पजेसिव प्रोनाउन और देम सेल्फ। इसका रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर एक हमारा इट बचता है। जी इट। इट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम रहता है। ठीक है, देखो इसका इट्स हो जाता है, इसका पजेसिव प्रोनाउन कोई होता नहीं है और फिर ये इटसेल्फ। अब आप देखो, जब आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो आप किनका यूज करोगे? हाँ, ये इनका नहीं करेंगे। इनका। जब सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो इनका, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो इनका। इन वाले प्रोनाउन का। अगर फर्स्ट पर्सन के आई के लिए आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो क्या लिखोगे? मी। मी लिखोगे। अच्छा
अगर ये जो है माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स, ये क्या है? पजेसिव डिटरमिनर है। क्या है? इनको नाउन के साथ लिखोगे और इनको बिना नाउन के लिखोगे। ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन सकते हैं? नाउन या प्रोनाउन भी तो बन सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हमेशा सिर्फ ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। कब कैसे ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे वो अभी मैं बताऊंगा। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ऐसे एग्जांपल ले दिए भाई। तो अब सब एग्जांपल दूंगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये तो पजेसिव प्रोनाउन है। फिर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। एक करके अभी सबके एग्जांपल दूंगा, लेकिन आप लोगों को ही पता होगी ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। अच्छा, वो तो सिर्फ सब्जेक्टिव केस है। अब आपको दो बातें याद रखनी है कि जो पजेसिव प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करेगा। अच्छा, बाकी तो वो तो सब्जेक्टिव केस है ही, और ये तो ऑब्जेक्टिव केस है। मतलब दो बातें बस इनकी याद रखनी है कि इसको आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो, और इसको भाई एक मिनट, पजेसिव डिटरमिनर्स और ये जो प्लस नाउन है इसके एग्जांपल दे दीजिए। हाँ, अब मैं एक एक करके वही एग्जांपल दूंगा। इसको मिटा दूं? मिटा दीजिए। पर भाई इसका जब एग्जांपल ले तो मुझे बता दीजिए। सबके एग्जांपल दूंगा, रुको तो तुम पेशेंस रखो। हर एक बच्चे को बताओ। देखो एक एक करके। Him is happy. Him is happy. Is क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर? लेकिन हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा इसका? हिम की जगह क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस ही होता है। हां, हिम का भी ही होता है। हाँ। है नहीं? She gave I a pen. She gave I, gave क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। What did she give? What का आंसर पेन आ गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। Whom did she give a pen? तो ये इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, आपने क्या लिख दिया? आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस है तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, है ना? एक और देखो भाई, इसको जरा एक बार और समझाइएगा कि गिव मी बाबू। ये क्या है? वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। हाँ, वर्ब के बाद क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट आते आते हैं। हैं। शी गेव व्हाट? अ पेन। whom did she give a pen? Me, I। लेकिन अब इस वर्ब के बाद तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। आई क्या है? ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस है ना, तो यहाँ तो आपको ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। और आई किसे पेन दिया? मुझे है। तो ऐसे नहीं, मुझे किसे पेन दिया? वर्ब के बाद क्या लिखते हो आप? ऑब्जेक्ट। और आई क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव केस है, तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? और वहां में देखो, ठीक समझ गया, समझ गया। मी गेव शी अ पेन। देखो गेव क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, ऐसे नहीं आई। और यहाँ आपको क्या चाहिए? और ये मतलब ये whom का आंसर है और ये व्हाट का आंसर है। व्हाट का आंसर है। अब देखो शी क्या है? ये तो सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। ठीक है, समझ में आ गया? इतना समझ में आया? ठीक है, कि कब सब्जेक्ट कब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, मी की जगह भी तो यहाँ पे आई होगा ना? हाँ? सब्जेक्ट में मी की जगह आई होगा ना वहाँ पे? हाँ, और यहाँ पर आई करो। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आप इसको मिटा दो। मिटा दीजिए। अब आप देखो, यहाँ पर भी यू लिखा है, यहाँ पर भी यू लिखा है। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब के बाद लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? और यहाँ वर्ब से पहले का ये यहाँ क्या हो जाएगा? आगे समझ में? तो ठीक है, इसको मिटा दीजिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो पजेसिव डिटरमिनर मैंने लिखवाए थे, वो डिटरमिनर बिना नाउन के आते हैं। नहीं। माई इज ब्यूटीफुल,
माई इज ब्यूटीफुल। अब आप देखो इज लिंकिंग वर्ब हो गई, कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एडजेक्टिव, ये माई तो गलत और इसको होना चाहिए सब्जेक्ट, तो आई होगा ना, इसको होना चाहिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये है क्या? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डिटर्मिनर है। डिटरमिनर। क्या चीज है ये? डिटरमिनर ये है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर बिना नाउन के आते हैं क्या? नहीं। बिना नाउन के नहीं आते। अब माई वॉट, मैंने इसको लिखा था ना अयांश, ये क्या था? पॉजेसिव प्रोनाउन था ना। Pronoun था। अयांश इज गुड जॉब, है नहीं? तो अब अयांश पॉजेसिव नाउन था, इसके बाद आप कुछ बहुत लिखते नहीं लिखते? अब ये माई क्या है? डिटरमिनर डिटर्मिनर। डिटर्मिनर के बाद नाउन आते हैं। अब ये तो है डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं? नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। नॉन प्रोनाउन बनते हैं, तो ये तो गलत हो गया। गलत हो गया। अच्छा खैर, इस समझ में आया? अब इसको आपको सही करना है, तो आप ऐसे लिख दो। आई अगर आई लिख सकते हैं क्या? आई इज ब्यूटीफुल, नहीं, अभी तो आप आई बोल रहे थे। नहीं। अब इसके साथ कोई आप नाउन लिख दो जो लॉजिकल हो, जैसे माई पेन इज ब्यूटीफुल, माई पेन इज ब्यूटीफुल, माई पेन इज। ब्यूटीफुल अब आप देखो ये हो गया नाउन नाउन और ये हो गया पॉजेसिव और ऐसे डिटरमिनर। डिटर्मिनर। ठीक। अब आप एक चीज देखो यहाँ अब पर, आगे बढ़ो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माई पेन को आप चाहो तो माइन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? Mine। माइन, ठीक है। प्रोनाउन है। अवर, इधर देखो, अवर पेन को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? और अवर्स लिख सकते हो। योर पेन को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? ये सवाल की माइन बात है। मतलब माइन स्पैन लिख सकते हैं ना, माइन स्पैन। माइन पेन नहीं, माइन। माई पेन को क्या लिखोगे? माई का प्रोनाउन जो है माई है। माई पेन का मतलब क्या हो जाएगा? सेंटेंस में बताइए या तो माई पेन का मतलब अभी माइन। माइन। अवर पेन का मतलब? और योर पेन का मतलब? Yours। माई श्रेयस। इधर देखो, हर पेन का मतलब? हर पेन का मतलब? हर्ष। इतना समझ में आ रहा है? जी। इधर से देखो, हिज पेन का मतलब? इस वाली बात को सबसे पहले सुनो तुम। हिज पेन का मतलब? हिज ही आएगा भाई, क्योंकि क्यों? क्योंकि हिज का पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव डिटरमिनर सेम होता है। ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिज पेन का मतलब क्या हो जाएगा? हिज। हिज। अच्छा, देयर पेन का मतलब क्या हो जाएगा? देयर पेन का मतलब क्या हो जाएगा? देयर। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया ना? तो देखो, तुम ये देख लो, माई पेन, इसको ये तो था डिटरमिनर और पेन हो गया नाउन। अब इसकी जगह मैंने एक प्रोनाउन यूज कर लिया, नहीं कर लिया? यूज कर लिया। ये इन दोनों की जगह काम कर रहा नहीं कर रहा? तो माई, माइन मतलब माई पेन, मतलब जब आप माइन लिखते हो, मतलब जब आप माइन लिखते हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है? माई प्लस नाउन। ये पेन नाउन है, ये क्या है? ये नाउन है। नाउन। तो पॉजेसिव डिटरमिनर प्लस नाउन मिलके क्या बनते हैं? पॉजेसिव। पॉजेसिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजेसिव डिटरमिनर प्लस नाउन बनके क्या बनते हैं? पॉजेसिव डिटरमिनर प्लस नाउन मिलके क्या बनते हैं? पॉजेसिव। ये वाली बात तुम्हारी जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना तुम्हारा बहुत कल्याण हो जाएगा। मतलब ये वाली बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। पॉजेसिव डिटरमिनर प्लस नाउन मिलके क्या बनते हैं? प्रोनाउन बनते हैं। इधर देखो, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। दिस इज योर कार एंड दैट इज माई कार। हमें इंग्लिश में प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? जब प्रोनाउन क्या करता है? नाउन की जगह यूज होता है। जो काम सारे नाउन करता है वो प्रोनाउन करता है। उसके बावजूद भी हमें इंग्लिश में नाउन की जरूरत, प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। क्यों? इस वजह से कि एक वर्ड को जब आप बार-बार बोलते हो ना, तो फिर वो उतना अच्छे से वो वाली फील नहीं आता है। नहीं, मतलब रिपीटेशन थोड़ा सा एनोइंग हो जाता, नहीं हो जाता? तुम्हारा नाम ही लेते रहूं मैं तुम्हें बार-बार, तो वो एनोइंग सा होता है। तो देखो, तो एक जॉन एलिया का शेर है ना, शर्म, दहशत, हया, अदाकारी,
शर्म दहशत झिझक हया अदाकारी, नाक से काम क्यों नहीं लेती, तुम मैं वो जी मगर ये सब क्या है, आखिर मेरा नाम क्यों नहीं लेती। ठीक है, तो मतलब जॉन एलिया की जो बीवी है, जॉन एलिया की बीवी वो प्रोनाउन का यूज करती है, वो आप कहती है तुम कहती है, क्योंकि हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसमें थोड़ा ज्यादा रेस्पेक्ट आ जाता है। लेकिन जॉन साहब कहते नहीं तो मेरा नाम लिया करो, नाम जब हम नाम लेते तो बराबर का वो आ जाता है, थोड़ी फ्रैंकनेस आ जाती है। तो एक शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाक से काम क्यों नहीं लेती, तुम मैं जी वो मगर ये सब क्या है, आखिर मेरा नाम क्यों नहीं लेती। फिर जॉन साहब एक और कहते हैं, फिर जॉन साहब कहते हैं, नाम लेती हो बदतमीज मेरा, तुम मुझे आप क्यों नहीं कहते। है ना, तो वही प्रोनाउन के थ्रू हम थोड़ा सा रेस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये अगर नाम नहीं लेते ना, ठीक है, हमारे वहां तो देखो मतलब क्या होता है, जो बीवियां होती हैं, मैं अपने भाई को बता रहा हूँ, जब मेरी भाभी है तो वो मेरे भाई का नाम नहीं लेती, तुम्हारे भाई इसके अब्बू, मतलब आपको जगह पे होता है कि मतलब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के नाम लेते, लेकिन हमारे वहां नहीं होता है ऐसा। ठीक है, तुम्हारे भाई इसके अब्बू इसके पापा, तो क्या ठीक है, मतलब ये सारी चीजें चलती है ना। तो देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पजेसिव डिटरमिनर प्लस नाउन मिलके क्या बनते हैं, Possessive pronoun। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव Pronoun। इधर देखो, दिस इज, अच्छा इज नहीं लिखा था, दिस इज योर कार एंड दैट इज माय कार, दैट इज माय कार। अब आप मुझे बताओ, दो बार आपने कार वर्ड यूज कर लिया, दो बार कार वर्ड कार वर्ड यूज कर लिया, अगर मैं इस माय कार को किसी प्रोनाउन की Mine। से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, Cars। Mine। 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 दैट इज माइन। या दैट इज, Mine। या मैं माइन कार लिख पाऊंगा, नहीं। माइन कार, क्योंकि माइन तो है प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव जो है अधिकार दिखाता, पजेसिव दिखाता, और कार है नाउन, प्रोनाउन तो नाउन की जगह यूज होते हैं ना। तो अगर मैं लिखूं दिस इज योर कार एंड दैट इज माय कार तब भी ठीक है, या माय कार की जगह मैं ये क्या लिखूंगा, दैट इज माइन। Mine। माइन। भाई जैसे यहाँ माई पहने तो माइन इज ब्यूटीफुल लिखने दो। हाँ बिल्कुल, माइन इज ब्यूटीफुल, माइन इज ब्यूटीफुल। अब उसका एग्जांपल इसी नाम के समझ में आ गया? ये तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, माइन। इंडिया इज आवर कंट्री। नहीं सीरियस। हाँ भाई, तुम लोगों ने ये वाली प्रेयर पढ़ी नहीं पढ़ी है, इंडिया इज आवर कंट्री एंड विद द लैंड ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एक बात और इसको जोड़ दिया करो, ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थ्रू द बॉन्ड ऑफ एडम एंड ईव। क्योंकि ब्रदर और सिस्टर उन लोगों के लिए यूज करते हैं जो मतलब दोस्त हु आर रिलेटेड विद ब्लड रिलेटिव, तो ब्रदर और सिस्टर उसके लिए यूज करते हैं। और अगर जो जैसे कि जो ब्लड रिलेटिव नहीं होते ना, तो हम उनके लिए ब्रेदरन और सिस्टरन वर्ड का यूज करते हैं। तो मैं तो कहता था इंडिया इज माय कंट्री, है ना। अब आप देखो यहाँ पर, अवर इज अ ग्रेट कंट्री, ग्रेट कंट्री। अवर इज अ, ग्रेट कंट्री। अब यहाँ पर आपने अवर लिख दिया, अवर क्या है, डिटरमिनर, बिना नाउन के आएगा बिना noun के नहीं, आएगा। तो आप यहाँ तो इसके साथ कोई नाउन लिखो, Noun क्योंकि लिखो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो क्या बन सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन बन सकते हैं। या तो अब इसके साथ लिखो इंडिया, अवर इंडिया। अवर इंडिया, अवर कंट्री, अवर कंट्री आंसर। अब फिर मैं या तो ऐसे लिखते हैं, अवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया। अवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री। लेकिन एक बार कंट्री वर्ड आपने लिख दिया तो दोबारा से लिखने की जरूरत क्या। अब अगर अवर कंट्री को किसी प्रोनाउन से लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अवर इज अ ग्रेट कंट्री। ग्रेट कंट्री। कंट्री। ठीक है, इधर देखो, एक और देख लेते हैं, देयर इज अ वेरी इजी जॉब, देयर इज अ वेरी इजी जॉब। अब आप देखो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, वो लिख दिया, क्या नाम है, देयर, यहाँ लिख दिया देयर। देयर क्या है, डिटरमिनर, डिटरमिनर बिना नाउन के आते हैं, नहीं। ये सब्जेक्ट बन सकता है क्या, नहीं। इसका इज वेरी इजी जॉब क्या है, ये प्रेडिकेट है ना, प्रेडिकेट है। इसका आपको सब्जेक्ट चाहिए। अब देयर तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता, यहाँ पे तो आप या तो लिखो देयर जॉब इज वेरी इजी जॉब, ठीक है, यस देयर वर्क इज वेरी इजी जॉब, ऐसे कुछ लिखो। या तो फिर हटा के फिर प्रोनाउन लिख दो, प्रोनाउन क्या लिखोगे, देयर। देयर का मतलब क्या हो जाएगा, देयर जॉब, देयर का मतलब क्या हो जाएगा, देयर जो। ये समझ में आया आपके, ये चीज समझ में आई, वेरी अगर भाई हम क्या नाम है, देयर की जगह देयर नहीं लिखा तो हम देयर के बाद क्या लिखेंगे, जैसे देयर कोई जॉब का नेम डाल दें या फिर क्या करें। हाँ, तो कुछ नाउन लिख दो Noun। जो इसके जिस कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग ठीक हो, जैसे ये नहीं कि कोई फर्जी नाम डाल दो, बताइएगा। देयर वर्क इज वेरी इजी जॉब, हाँ, देयर वर्क इज वेरी इजी जॉब। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। तो आप बताइए बात समझ में आई, इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये तो वर्क वर्क डाल दें तो सब। आप देखो इसको मिटा दी,
सीधा पद नाउन लिख दो यहाँ पे। ये मतलब ये बेसिक्स हैं जो तुम लोगों को पता होना चाहिए थे। अब आप देखो, इसमें तो बहुत लोग गलती करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। ब्यूटीफुल, इट्स कलर इज ब्यूटीफुल, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट योर फॉल्ट। अब आपने देखो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी के साथ इट्स लिखा है, यहाँ बिना एपोस्ट्रोफी के इट्स लिखा है। दोनों में क्या फर्क होता है? जब आप एपोस्ट्रोफी के साथ इट्स लिखते हो तो वो होती है इट इज, इट इज, या होती है इट है। हैज, ये इसका मतलब होता है, मतलब ये कंट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज की, मतलब इट सब्जेक्ट हो जाएगा और ये मतलब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब दोनों मेन वर्ब हो सकती है, ठीक है। अब आप देखो, इट्स कलर इज ब्यूटीफुल, इज ब्यूटीफुल तो ये प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अगर आप इसको एपोस्ट्रोफी के साथ लिख लो तो इट इज कलर, इसका मतलब ये हो जाएगा, जी जी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या चाहिए? कलर नाउन है, नाउन है। अब इसके और यहाँ पर आपने इसके साथ ये लिख दिया इट्स का मतलब, इट्स एपोस्ट्रोफी के साथ का मतलब क्या होता है? इट इज। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए? कोई मतलब पॉजेसिव डिटरमिनर। क्या चाहिए? Possessive ये समझ में नहीं आया? हाँ नहीं है। कब? इट्स क्या है? पॉजेसिव, पॉजेसिव नाउन, डिटरमिनर। और ये इट एपोस्ट्रोफी के साथ क्या है? इट इज और इट हैज की फुल फॉर्म है, मतलब कंट्रैक्टेड फॉर्म है। इस वाले का मतलब क्या? इस वाले का मतलब या तो इट इज हो जाएगा या इट हैज हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी के साथ वाले का। और इसका मतलब ये तो पॉजेसिव डिटरमिनर है, बिना बिना कॉमे के, बिना कॉमे के। तो ये पॉजेसिव डिटरमिनर है, ये तो नाउन के साथ आता है। और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। ठीक, ये क्या है? सब्जेक्ट वर्ब। जब बाबू इट कॉमा एस लगा देते हो तो इसका मतलब इट इज होता है, इट सब्जेक्ट हो जाएगा, इट वहां पर वर्ब हो जाएगी, लिंकिंग मतलब मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है कुछ, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? और ये है पॉजेसिव डिटरमिनर, इट्स खाली इट्स जिसमें कॉमा नहीं लगा हुआ। तो ये है पॉजेसिव। अब आपने लिख दिया इट्स कलर इज ब्यूटीफुल, कॉमे के साथ लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इज कलर इज ब्यूटीफुल। आपको यहाँ पर क्या चाहिए? कलर इज ब्यूटीफुल हो गया नहीं हो गया? ये क्या हो गया? ये तो हो गया क्या? नाउन। ये सब्जेक्ट बन गया नहीं बन गया? अब हमें इसके साथ एक डिटरमिनर लिखना है, डिटरमिनर लिखना है, तो वो और वो कॉमे के साथ, तो वो सब्जेक्ट और नाउन, उसका मतलब तो इट इज है, हां इट इज, तो आप उसको हटा के क्या लिखोगे? इट्स। अब देखो इट्स नॉट योर फॉल्ट। फॉल्ट अब आप देखो यहाँ पर ये आपने क्या लिख दिया बिना कॉमे के? ये क्या है? डिटरमिनर इसमें नाउन की जरूरत नॉट योर फॉल्ट। ये क्या हो गया इसका? प्रेडिकेट। इसमें भाई इट्स अपोस्ट्रोफ एच लिख सकते यहाँ पर आपको क्या चाहिए? हैं, और नाउन चाहिए, सब्जेक्ट है, Subject चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब, चाहिए। तो वो कौन दिखाता है? इट्स कॉमा एच। इट इज नॉट योर नॉट। ये बात समझ में आ गई? लोग बहुत गलत करते हैं इसमें गलतियां, और समझ में आ रहा है? एपोस्ट्रोफी के साथ का मतलब क्या होता है? इट इज की एक कंट्रैक्टेड फॉर्म है, इट इज की ऐसे करके ना देखो, आप देखो ऐसे करके लिखते हो ना, इधर देखो, इसका मतलब क्या होता है? यू और आर, ऐसे करके लिखते हो ना, इसका मतलब क्या होता है? ये कॉमे के साथ ही इज क्या होता है? ही इज। आई वी भी तो लिखना ही है, ऐसे करके लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है? आई वुड। इसका मतलब क्या होता है? I would। इस बार हमें सवाल आया था इस बार इस पे, जब हम कंडीशनल पढ़ाऊंगा मैं तो उसमें बताऊंगा। आई वुड, ये समझ में आ गया? जी। तो देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, आर आर हो गया, वो हो तो गया, इट्स क्या है? एपोस्ट्रोफी वाला इट्स क्या है? सब्जेक्ट है, इट इज है, और बिना उसके डिटरमिनर, पॉजेसिव डिटरमिनर, तो नाउन के साथ लिखोगे। अब यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्या चाहिए? डिटरमिनर चाहिए, डिटरमिनर तो चाहिए। बिना कॉमे वाला लिखो। या डिटरमिनर, और यहाँ पर आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, तो कॉमे वाला लिखो। कॉमा वाला, बता दें इसको, यस सर। इसे समझ में आ गया?
ये बेसिक्स हैं जो मैं आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। चलो अब हम आ जाते हैं किस पर, दूसरा हमारा पदार्थ प्रोनाउन पदार्थ। अब देखो आगे वाला देखो, इधर देखो, शी हर्ट्स मी। रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत पढ़ा है। अरे भाई 9th 10th क्लास में रिफ्लेक्शन क्या होता था कि ये है शीशा, रिफ्लेक्शन पढ़ा इधर सुन लो, उसके अंदर इधर देखो, ये है एयर और यहाँ पर है वाटर। आपने कोई लाइट डाली, इंसिडेंट रे, है ना, ये होता था। इंसिडेंट रे शीशे पे पड़ी, मतलब किसी सरफेस पे पड़ी और वो रिफ्लेक्स ऐसे करके अच्छे से बना दूं। इंसिडेंट रे डाली और वो यहाँ पड़ी मिरर पर, मतलब एयर से आपने उसको डाला, अब वो यहाँ पे पड़ी और फिर एयर में वापस आ गई, तो आप इसको क्या बोलते थे? एयर में ही वापस आ गई ना, क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन। फिर देखो, फिर आप करते थे कि ये है गिलास, यहाँ से आपने वो डाली और थोड़ा सा डिफ्रैक्ट होकर पानी में चले गई, तो इसको क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन। यहां से ये पास होकर चले गई थी ना, ये गिलास था। इधर देखो भाई, और इसमें एयर से एयर में वापस आ गई तो रिफ्लेक्शन, और ये पास हो गई तो रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन ये दूसरे मीडियम में आ गई। ये चीज समझ में आ रही है? इतना समझ में आ गया यार? रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? सेम मीडियम में वापस आना, एयर से डाला एयर में वापस आ गई, एयर से डाल लो पानी में चले गई, रिफ्रैक्शन हो गई। आ गया समझ में? अब देखो, शी हर्ट्स मी, मी क्या है यहां पर? मी क्या है? ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। शी क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है। हर्ट्स क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? देखो सवाल के सुनो, ऑब्जेक्ट की आपको जरूरत कब पड़ती है? वर्ब की, जब कोई वर्ब का एक्शन, वर्ब के थ्रू कोई आप एक्शन करें, उसका असर, उसका इफेक्ट किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर ट्रांसफर हो जाए, तो वो नाउन प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या चीज? वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब वर्ब के थ्रू आपने कोई एक्शन किया और उसमें बुक और वो एक्शन का जो इफेक्ट है वो किसी दूसरे पे ट्रांसफर हो गया, तो वो नाउन या प्रोनाउन होगा, तो वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, शी किल्ड अ स्नेक, लिख देता हूं, शी किल्ड अ स्नेक। अब शी सब्जेक्ट है, इसने कोई काम किया किल करने का, इस किल करने का जो इफेक्ट था वो स्नेक पर रिसीव हो गया, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो किल कैसी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। एक चीज समझ के देखो, शी क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। मी क्या है? हर्ट क्या है? एक तरीके का एक्शन। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट है, नहीं है? डिफरेंट है, डिफरेंट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। यहां पर भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। अब आप एक चीज देखना, शी हर्ट्स माई सेल्फ, ये सेम है। ये सेम है। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का, और ये क्या है? शी और सब्जेक्टिव है। थर्ड पर्सन का और सब्जेक्टिव केस। यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही अलग अलग है ना, अलग अलग है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग है। और ये यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन का है और ये थर्ड पर्सन है। ठीक है। जब सब्जेक्ट, इधर देखो, मैंने आपको अभी बताया कि और रिफ्लेक्सिव केस भी तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं और वो भी ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग हों
तब आपको ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत होती है। किसकी? वो जो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन लिखा है। हाँ। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग होंगे तब किसकी जरूरत होगी? ऑब्जेक्टिव केस की। और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होंगे तब रिफ्लेक्सिव केस की। अब आप यहाँ देखो, शी जो है अलग सब्जेक्ट मतलब अलग पर्सन है और माई सेल्फ अलग है, तो यहाँ पर आप माई सेल्फ लिख पाओगे क्या? अब ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो अलग अलग है ना। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो वहां पर हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? नाउन के दो सब्जेक्ट। मी हाँ माई सेल्फ का मी माई सेल्फ का मी ठीक ठीक माई सेल्फ का मी। लेकिन इधर देखो, मैं लिखूं शी हर्ट्स हर, शी हर्ट्स, हर शी सब्जेक्टिव केस है ठीक है थर्ड पर्सन का, और हर पर क्या है? डिटरमिनेंट। ऑब्जेक्टिव केस है। डिटरमिनर दोनों सेम है ना, हम यहाँ पे इसको क्या मानेंगे? ऑब्जेक्टिव। क्योंकि हर डिटरमिनर भी होता ऑब्जेक्टिव केस भी होता, लिखा है ना अभी। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। हर के दोनों केस सेम रहते हैं, पता है सिर्फ डिटरमिनर और पता है सिर्फ और ऑब्जेक्टिव केस। इधर सुनो, अब यहाँ पर ये हर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। हर्ट्स क्या है? ये मेन वर्ब है। यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है ना। हाँ सेम। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। सेम है सेम। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो रिफ्लेक्ट तब आपको क्या लिखना पड़ता है? रिफ्लेक्सिव केस। तो रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है? हर सेल्फ। अब मैं बताता हूँ। हर सेल्फ हाँ जैसा वर्ब के थ्रू, अब इसको समझो, रिफ्लेक्सिव केस रिफ्लेक्शन से बना है। जब सब्जेक्ट ने कोई काम किया और वो काम का असर सब्जेक्ट पे वापस आ जाए तब आपको किसकी जरूरत? तब रिफ्लेक्शन होगा नहीं होगा? एयर से गई एयर में आ गई, रिफ्लेक्शन होगा। तब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? रिफ्लेक्सिव केस की जरूरत पड़ेगी। किसकी? रिफ्लेक्सिव केस की और जब आपने कोई काम किया और उसका एक्शन किसी दूसरे पे ट्रांसफर हो जाए तब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो फिर उसकी पड़ेगी क्या नाम है ऑब्जेक्टिव केस की। जरूरत पड़ेगी। अब इधर देखो, शी हर्ट्स मी, यहाँ पे शी सब्जेक्ट अलग है, तो ऑब्जेक्ट me अलग है, तो यहाँ पर आपको माई सेल्फ लिख सकता हूँ क्या मैं? नहीं शी किल्ड अ स्नेक। हाँ, हाँ, ये ठीक है yes, क्योंकि yes. यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट Different है। है। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं तो तब आपको object- तब किसकी जरूरत पड़ती है? ऑब्जेक्ट की और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तब आपको किसकी जरूरत पड़ती है? रिफ्लेक्सिव केस की रिफ्लेक्सिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? ऑब्जेक्ट की माई सेल्फ इज अयान, क्या ये ठीक है? माई सेल्फ इज अयान क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट माई सेल्फ हो, ये जो ऑब्जेक्ट में काम करेगा ना। ये तो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव केस किस में काम करते हैं? Object में ये माई सेल्फ। आयान ये गलत हो जाएगा ना। गलत है अच्छा, मी लिख सकता हूँ क्या? मीट नहीं नहीं नहीं। नहीं। ये दोनों ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। ये तो ऑब्जेक्ट है ही जी। और ये रिफ्लेक्सिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ये दोनों गलत हो जाएंगे। जी। अब मुझे अगर लिखना है तो मैं लिखूंगा आई। जब आई लिखूंगा तो इसको काट के एम कर दूंगा। आई एम समझ में आ गया? तुम्हारी समझ में आ गया? जी। रिफ्लेक्सिव केस मतलब रिफ्लेक्शन से Reflection से जब सब्जेक्ट पे ही सब्जेक्ट का एक्शन वापस आ वापस जाए। आएगा। जैसे लिखो, इधर देखो, आई एम टॉकिंग आई एम टॉकिंग टू यू। ये ठीक है इसको बंद कर दो। आई एम टॉकिंग टू यू। ये ठीक है इधर देखो, टू क्या है तो क्वेश्चन और ये क्या हो गया? Object. ये तो चल रहा है। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सेम रहता है, फिर उसके बाद लिखा तो ऑब्जेक्टिव बस हो जाएगा। अब मैं ऐसे लिखूं, आई एम टॉकिंग टू मी। आई एम टॉकिंग टू मी अब आप देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आई और ऑब्जेक्ट क्या है? मी जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं तब आपको किसकी जरूरत होती है? किसकी जरूरत होती है? रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। किसकी जरूरत होती है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माई सेल्फ ये भी सही नहीं। एक और है। नहीं एक तो मैं फ्रंट साइड डाल दिया है, ये सही है। तो अब देखो, रिफ्लेक्शन जब होगा, रिफ्लेक्शन मतलब सुना सब्जेक्ट ने कोई काम किया वापस आ गया सब्जेक्ट का। चलो भाई, इतना तो ये बेसिक था जो आप लोगों को पांचवें छठे में पता होना चाहिए था। ठीक है, अब आप देखो, इधर आ जाते हैं अगले पे। हम रिलेटिव। रिलेटिव से पहले नहीं, relative। रिलेटिव में बताऊंगा।
जितनी बातें बताऊंगा उतनी बातें याद रखनी है तुम्हें ओके सर। एज इट इज। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, बड़ा ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो इसको सबल के रिलेटिव प्रोनाउन, मैं इसमें अभी बस कुछ बातें बताऊंगा और वो आप देखो। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन दो काम करते हैं, एक तो कंजंक्शन और दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या काम होता है, कंजंक्शन और प्रोनाउन का काम होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, दो काम करते हैं एक साथ, एक पंथ दो काज, कंजंक्शन का भी काम करेंगे और प्रोनाउन का भी काम करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। अच्छा, प्रोनाउन का काम करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होंगे। जब प्रोनाउन, अगर वो प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन दो काम करते हैं, एक कंजंक्शन का और एक प्रोनाउन का। जब प्रोनाउन का काम करते हैं तो प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। जब वो कंजंक्शन का काम करेंगे तो ज्वाइन करने का काम करेंगे, किसका, ज्वाइन करने का काम करेंगे। इतनी चीज समझ में आ गई। रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है रिलेटिव क्लॉज बनाना। क्या बनाना, रिलेटिव क्लॉज, ये बनाते हैं रिलेटिव क्लॉज। क्या होती है रिलेटिव क्लॉज, बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम्हें इतना पता होना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, रिलेटिव क्लॉज बनाना। क्या होता है, रिलेटिव क्लॉज क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। क्या होती है, रिलेटिव क्लॉज क्या होती है, इतनी चीज समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई ना भाई। एडजेक्टिव नाउन को भी तो क्वालिफाई करता है ना। हाँ, नाम को क्वालिफाई करता है, नाम को भी क्वालिफाई करता है। रिलेटिव क्लॉज बनाना, इतनी समझ में आ गई। देखो रिलेटिव प्रोनाउन है क्या क्या, which, that, What, who, रुको, ऐसे लिखो, who, whom, what are which family है? नहीं, which और that। इधर सुन लो सवाल के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। ये है रिलेटिव प्रोनाउन। हु जो है वो सब्जेक्टिव केस है, whom क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, विच क्या है, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों हो सकता है, और दैट भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों हो सकता है। जितनी बात रिलेटिव प्रोनाउन से सवाल इस बार भी आएगा पेपर में पक्का। हु क्या है, whom क्या है, विच क्या है, सब्जेक्ट, मतलब विच का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम रहता है। दैट क्या है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के दोनों का सेम रहता है। हु और whom ये किसके लिए यूज करते हो आप, पर्सन्स के लिए। किसके लिए, विच का यूज आप किसके लिए करते हो, थिंग्स और एनिमल्स के लिए। मतलब ये समझ में आ रही है। अच्छा, दैट का यूज आप करते हो पर्सन और थिंग्स, मतलब ये एनिमल्स तीनों के लिए। ये चीज समझ में आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, ये बातें आपको पता होना चाहिए। हु क्या है, सब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन। whom क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन। विच क्या है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों होते हैं। इसका यूज आप करते हो दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। भाई सुन लीजिए, ये क्या है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, रिलेटिव क्लॉज बनाना, क्लॉज बनाना। ठीक है, और ये जब भी रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे तो रिलेटिव क्लॉज क्या होती है, वो एडजेक्टिव होती है। एक और सुन लो, मैंने जो नहीं बताया यहाँ पर, व्हाट को भी आप रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हो। किसको, व्हाट को भी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हो, लेकिन ये क्या बनाता है, हमेशा नॉन क्लॉज बनाता है। क्या बनाता है, नॉन क्लॉज बनाता है। ये चीज समझ में आ गई तुम लोगों को, भाई नाउन क्लॉज ना, नाउन क्लॉज बनाता है, नाउन क्लॉज बनाता है। ये क्या बनाएंगे, हु, whom, which और that को यूज आप करोगे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। ये क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, वो पर एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे। क्लॉज नहीं, हां। और हु सब्जेक्टिव केस है, whom ऑब्जेक्टिव केस है, which ये है दैट। ये इतनी समझ में आ गई। अब इसके एक एग्जांपल देता हूं,
एक एग्जांपल देता हूं, इसको हम डिटेल में वैसे पढ़ेंगे। आपको इतनी चीज समझ में आ गई, ये याद होना चाहिए तुम लोगों ये को। तो आज रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव क्लॉज बनाते हैं, रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव होती है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु, whom, हु सब्जेक्टिव केस है, whom ऑब्जेक्टिव केस है, which जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों होता है, that सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, इधर सुनो, that सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस दोनों होता है। इनका तो समझ में आ गया। अब आप देखो इधर बेटा, अस्सलाम वालेकुम। उधर से रख दो, सामने कैमरा है। अच्छा बड़े भाई सॉरी, कोई नहीं, आप कर दियो, पता नहीं था। ठीक है फिर कोई नहीं। इधर देखो, आप नहीं बोल रहे। कैमरा लगा है। इधर देखो, ठीक है भाई, सलाम। ठीक है। It is I who is awarded. It is I, इधर देखो, it is I who is awarded. ये who क्या है? इधर देखो, सवाल के देखना। It is I who is awarded. Is awarded क्या हो गया? ये हो गया प्रेडिकेट, और it is I ये वो हो गया। अच्छा, यहाँ पर who आपने किसके लिए यूज किया है? आई के लिए। Who is awarded? I को ही तो अवार्ड किया, I को ही तो अवार्ड किया गया है। Who आपने किसके लिए यूज किया है? आई के लिए। I के लिए, I को ही अवार्ड किया गया है। अब आप देखो, ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव। Who यहाँ पर क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो किताबों में लिखा होता है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जिस वर्ड के लिए यूज किया जाता है। अब उसके बाद who के बाद आपने वर्ब लिख दी। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कौन सी वर्ब आएगी, ये डिपेंड करता है किस पर, कि रिलेटिव प्रोनाउन यूज किसके लिए हो रहा है, किसके लिए हो रहा है। तुम्हारे समझ में आ गया? कौन सी वर्ब आप रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यूज करोगे, ये किस पे डिपेंड करता है? जिसके लिए यूज हो रहा है। क्योंकि देखो, इधर सुन लो, एक बात मैं और बता देता हूं शायद। रिलेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटिव प्रोनाउन को कोई अपना नंबर नहीं होता। इसका नंबर होता है क्या? मतलब सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता। इसका कोई जेंडर नहीं होता। इसका कोई जेंडर नहीं होता। मतलब इसका नंबर और जेंडर वही होता है जिसके लिए ये यूज किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन का कोई अपना नंबर होगा? वो सिंगुलर है प्लूरल है, बताना। नहीं, नहीं पता कौन है वो, कौन? दैट सिंगुलर है प्लूरल है, बताना। हाँ भाई बताओ, दैट सिंगुलर प्लूरल है। इनका कोई नंबर होता है? दैट मैस्कुलिन है फेमिनिन है, ये नहीं पता। अच्छा, अब मैंने तो हु के, मैंने तो इज लिख दिया। इज तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, और ये हु के लिए यूज किया गया। तो हु का अपना कोई नंबर होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटिव प्रोनाउन का कोई नंबर नहीं होता, कोई जेंडर नहीं होता। इनका नंबर, इनका नंबर और जेंडर क्या होता है? जिनके लिए ये यूज किए जाते हैं। हु किसके लिए यूज किया जा रहा है? आई। तो अब ये आई क्या, ठीक है। तो अब इसका अच्छा कोई नंबर नहीं होता। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? आई के। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया? ये गलत हो गया। आपको आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? एम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि आई के साथ एम आता है। रिलेटिव प्रोनाउन का अपना नंबर होता है, इसका कोई नंबर होता है? नहीं। एक और देखो, आई एम अवॉर्डेड, इट इज आई एम अवॉर्डेड, इट इज शी हु या whom भाई होम है, होम। they will, होम सर भाई आपने हो दो बार लिख दिया। who या whom। अभी तो बस आधी बार बताओ। इट इज शी हु या whom they will help। अब आप देखो यहाँ पर, क्योंकि ये शी पर्सन है, पर्सन है, इसके लिए आपको यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आएगा इसमें, बताओ। इधर देखो, दे क्या हो गया? सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब। ये समझ के सुनो। इट इज शी हु या whom they will help। दे सब्जेक्ट कैसे हो गया यहाँ पे? तो दे सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट दे सब्जेक्टिव फॉर्म है ना, सब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकता? इट इज शी हु या whom they will help। अब आप देखो, हु क्या है यहाँ पर?
हु कौन सी फॉर्म होती है? सब्जेक्ट और whom क्या है? ऑब्जेक्ट whom क्या है? तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है शादिर? who क्या है? सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस whom क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ देखो, आपने यहाँ पर ऑलरेडी एक सब्जेक्ट लिख दिया, तो यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिख दिया ना एक। अच्छा, दे हेल्प करेंगे ना शी की। अब शी के लिए, शी क्या हो गया? हेल्प के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं हो गया? शी हेल्प के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। शी के लिए हेल्प ऑब्जेक्ट हो गया ना। देखो, दे हेल्प करेंगे, दे हेल्प किसकी कर रहे हैं? शी की। हेल्प के लिए शी ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है। भाई समझ नहीं आ रहा इसको, आप दोबारा शी की हेल्प कौन करेगा? सबल के सुनो, शी की हेल्प कौन करेगा? वे करेगा, दे जो होगा। देखो, एक क्लॉज ये है हमारी, इट इज शी, एक ये लिखा भाई मैं हुआ। ये कह रहा हूँ ये सेंटेंस पूरा एक है या अलग अलग है? ये दो सेंटेंस दो है। सेंटेंस है ना? हाँ, हाँ तो ठीक है, फिर अब आ जाएगा। अब सुनो, इट इज सी एक सेंटेंस समझ लो, ठीक। दे विल हेल्प दूसरा सेंटेंस, दूसरा ठीक, अब सेंटेंस लिखो। इन दोनों को हमें तो मिलाना है। मिलाना है, ठीक ठीक है? तो रिलेटिव प्लस प्रोनाउन। हाँ, ठीक है। तो इट इज शी, दे विल हेल्प। अभी शी की हेल्प दे करेंगे, दे करेगा। तो दे सब्जेक्ट हो जाएगा, दे हेल्प subject हो शी जाएगा, के लिए, ठीक। सॉरी, दे सब्जेक्ट हो जाएगा और हेल्प के लिए Object शी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको जो प्रोनाउन लिखना है इस बार, वो क्या लिखना है? ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। क्या चीज? ऑब्जेक्ट whom हम लिखेंगे, इट इज शी Whom. whom they will help। who क्यों नहीं लिखेंगे? जब आप who लिख दोगे तो who क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या चीज? सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट। तो फिर मतलब who क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस। और फिर ये यूज किसके लिए होगा? ठीक है। शी के लिए यूज होगा। तो मतलब शी हेल्प करेगी, लेकिन हेल्प कौन कर रहा है? Help कर रहे हैं, help दे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा Object रिलेटिव लिखना प्रोनाउन है। चाहिए बाबू जो इन दोनों को जोड़ दे, इन दोनों को जोड़ दे। और इसके लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक। तो देखो, whom जो है, whom ये किसके लिए यूज किया गया ये है? हमने उसके लिए करा दे के लिए, ऑब्जेक्ट इसके लिए, शी के लिए हेल्प करने के लिए। शी के लिए यूज किया है ना? whom किसके लिए यूज किया है? She के लिए। शी के लिए, क्योंकि शी इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। Object है। क्या है? Object। क्योंकि हेल्प किसको करनी है? शी को, नो देखो देखो करनी है ना। हेल्प किसको करनी देखो है? देखो देखो शी की करनी है। हेल्प किसको करनी है? देखो। अच्छा, एक और देखो, ये सवाल के सुनो भाई, थोड़ा थोड़ा भी मैं बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, इट इज आई। यहां पर आपने आई लिखा, अब आपने दो रिलेटिव प्रोनाउन लिख दिए। हु क्या है सब्जेक्ट है और हुम क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब आपने लिख दिया, उसके बाद आप लिख रहे हैं यू विल हेल्प। यू क्या है? ये वो है मतलब तुम सबसे सब्जेक्टिव है कैसे? ऑब्जेक्टिव कैसे? ऑब्जेक्टिव केस। क्योंकि वर्ब से पहले लिखा है ना, ये हो गया सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस, ये इसकी वर्ब हो गई। हो गई। ठीक है, अब आपको इसको जोड़ना है, इट इज आई को जोड़ना है और इस वाली बात को जोड़ना है। हेल्प कौन करेगा? यू। तो मतलब अब यहाँ पर इसके लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन करना है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? जोड़ने का। प्रोनाउन और कंजंक्शन दोनों का काम करते हैं। अब मैं यहाँ पर हु का यूज कर सकता हूँ। जी। अगर मैं हु का यूज करूंगा तो हु क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस। तो मतलब हु फिर हेल्प करने लगेगा, हेल्प करने लगेगा। लेकिन हेल्प कौन कर रहा है? यू। तो यू तो सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं हु का यूज करूंगा तो हु तो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। इस केस में आई क्या है? ये ऑब्जेक्ट है ना? ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? हेल्प के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? एक इधर देखना, संभाल के देखना, अब तुम्हारी थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। इट इज आई हु या whom will help you। अब आप देखो, यहाँ पर हेल्प क्या हो गया? यू क्या हो गया? यहाँ ये क्या हो गया? विल हेल्प क्या हो गई? हु क्या है यहाँ? whom क्या है? अब इस बार हमें क्या चाहिए? आई हेल्प आई करेगा या यू करेगा? यू आई करेगा। आई आई क्या होगा? आप बताओ क्या करेगा? हेल्प। आई करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस बार अब हमें क्या चाहिए? हो जाइए। सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हु होता है, होम होता है? वो होता है।
Who will तो help object you? हो गया। आप समझ में आ गया, अब ये तो सही आया। ये वाली बात समझ में आई? आपको सब्जेक्ट की जरूरत होगी, अभी मैं आगे और बताऊं, अभी तैयार हो आपको जब सब्जेक्ट, इस पे हम 2 दिन पढ़ाऊंगा मैं, 2 से 3 दिन। जब आपको सब्जेक्ट की जरूरत होगी तो होगा यूज करोगे, ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो होगा यूज करोगे। इस कौन सी वर्ब आती है किस पे डिपेंड करता है, किसके लिए ये यूज हो रहा है। ये इसमें थोड़ी वो हो गई, प्रॉब्लम हो रही है कि कब कहाँ क्या वो होएगा। अभी इतना समझ में आ गया इतना तो समझ तो में मैं आ बस गया। इतना ये वाला सेंटेंस समझ में आया, बस ऊपर वाला इट इज। अब फिर उस वाले पे आ जाओ, कोई वाले क्या लिखे थे, अब ऊपर इट इज शी हु या whom they will help। अब यहाँ पे आपने who और whom लिख दिया। who क्या है वो सब्जेक्ट है, और whom क्या है ऑब्जेक्ट है। अब आपको यहाँ पर किसकी जरूरत है, they will help। They will help। they तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ ऑब्जेक्ट ठीक है भाई, ये भी ऑब्जेक्ट। आगे समझ में, आगे ना आपने समझ में, ठीक है समझ। अभी तो भी मतलब ये बेसिक था, आपको क्या याद करना है कि रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। विच का यूज क्या करते हैं, विच का यूज करते हैं भाई जब इसको ऐसे भी उठा सकते हैं, जब जैसे मतलब एक जगह पर ऑब्जेक्ट लिखवा दो, दूसरी जगह पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हाँ ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको, जैसा यहाँ पर हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, यहाँ पर किसकी जरूरत है, सब्जेक्ट, तो हम सीधा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को देख के लिख सकते हैं ना। जैसा इंग्लिश में लिखा है इधर की तरफ होम के बाद विल हेल्प यू, हाँ। तो भाई ऑब्जेक्ट जो वो हो गया सर यू, हाँ। ठीक है, तो उसके जो स्टार्टिंग वर्ड वो होगा तो सर वो ऑब्वियसली सब्जेक्ट ही होगा। अब हमें सब्जेक्ट की जरूरत है ना, क्योंकि यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हो तो गया, उसमें सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट हु होता है। तो भाई हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देख के लॉ कर सकते हैं। हाँ तो ऐसे भी कर सकते हो। हाँ। फिर मैं एक बात और बता दूं तुम लोगों को, जब हम कंपटीशन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जितने आप क्या जब आगे बताऊंगा कि नंबर ऑफ वर्ब गिन लो, जितनी वर्ब है उतने सब्जेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर वर्ब एक है लेकिन सब्जेक्ट की जरूरत सब्जेक्ट कम है, सब्जेक्ट कम है, हाँ। तो आप सब्जेक्टिव केस लिख दो। लेकिन ये भी कंपटीशन का, अभी आपको क्या रखना है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, कंजंक्शन प्रोनाउन दोनों का काम करते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये हु जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा, उसके साथ साथ कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। कैसे, इट इज आई और विल हेल्प को जोड़ रहा है, कंजंक्शन भी जोड़ा नहीं, कंजंक्शन भी काम कर रहा है। आगे समझ में, ये तो बेसिक बेसिक था, तुम लोगों को इसको याद करना है। जब हम कंपटीशन का सिलेबस डिस्कस करेंगे तो उसमें ये चीजें काम में आएंगी, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, डेमोंस्ट्रेटिव देख लो, इधर देखो, डेमोंस्ट्रेटिव देखो, दिस दैट भाई डेमोंस्ट्रेटिव आप कल बताइएगा, थोड़ा सा ऊपर नहीं। भाई निकल रहा है ऊपर से, आप निकल लो। भाई बहुत हो गया, आप ऊपर से निकल रहा है, बात ये है। डेमोंस्ट्रेटिव सुन लो, इसका बताते हैं बस ये सुन लो, दिस दैट दीस दो। भाग रहे हैं। अबे नहीं, अब ऊपर से निकल रहा है। अब ये बता दो, सुन लो बस यही है, कम बोला लगी दिस दैट दीस, दिस दैट दीस दो। आप एक बात बताइए, कह रहे भाग रहे जो जो चीज समझ नहीं है उसको हाँ कोई बात नहीं, समझ में ही सुन लो, वीडियो नहीं बननी, बाद में नहीं समझ सकते। आगे लिया था बात बोल रहे हो इधर सुनो। दिस और दैट का यूज आप किया करो सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए, दिस और उसका दूं इसका यूज सिंगुलर के लिए, दिस और दैट का यूज आप किया करो नियर ऑब्जेक्ट के Near लिए। object, ये far object पास के है। लिए, नियर ऑब्जेक्ट, नियर का मतलब क्या है, पास टाइम के रेस्पेक्ट में या फिर, प्लेस स्पेस या और इनका यूज पार, फार। फार का मतलब क्या होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में या, स्पेस का रेस्पेक्ट में दोनों। इधर सुन लो, Then this is my car, that is my car. दिस इज माई कार। यहाँ पर ये दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव Demonstrative. प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव। प्रोनाउन। लेकिन मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, दिस कार इज माय कार। माई, My- अब माई कार क्यों लिखोगे, Mine, अब तो माइन लिखोगे। अब यहाँ पर दिस क्या हो जाएगा, डेमोंस्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेट। अब यहाँ पर ये हो जाएगा डिटरमिनर, Determiner हो जाएगा। क्योंकि ये कार नाउन के साथ लिखा है, और यहाँ पर ये क्या है, डेमोंस्ट्रेटिव। क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, और यहाँ ये कार नाउन के साथ लिखा है। ये समझ में आ गया, तो ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और ये है क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिटरमिनर्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव Determiner. डिटरमिनर, क्योंकि ये नाउन के साथ लिखा है। ये चीज समझ में आ गई, Yes, sir. आ गया समझ में। अब हमारा कितना हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा, इंटरोगेटिव में कल बता, इंटरोगेटिव भी सुन लो। अरे भाई कल बताइएगा, चलो उसको demonstrative pause के कर बाद दो, कल उसको बताइएगा। pause कर दो, सवाल को pause करना, सेव हो जाए।